वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा माइक्रोब्स इन ये वाला चैप्टर इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। हमने काफ़ी सारा आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके हमने देखा था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे होम में काम आते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स बनाना, तो एंटीबायोटिक्स कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, इस बारे में पढ़ा था। आज जो हम इस चैप्टर में इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो है सीवेज होता है, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली जो ट्रीटमेंट होती है जिसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। इसमें फिजिकली रिमूव किए जाते हैं, मतलब एक एक पार्टिकल को ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल, बड़े और छोटे सारे टाइप के पार्टिकल्स जो है वो उसको निकाले जाते हैं फ्रॉम दी सीवेज से, थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन मतलब एक फ़िल्टर रहता है, उस फिल्टर से जो सारा वाटर आ जाता है और जो सारे पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे जम जाते हैं। फिर सेडिमेंटेशन मतलब उसको जो है ऐसे, अगर ऐसा पानी है बहता हुआ, तो उसको इस तरह से एक इसमें जो है पानी को ले लेते हैं, फिर पानी को स्टिल होने देते हैं, मतलब शांत होने देते हैं। तब जो बड़ी बड़ी जो स्टोन्स वगैरह मिट्टी है वो सारी नीचे बैठ जाती है, और ऊपर का पानी जो है वो एक फ़िल्टर से, मान के चलो एक फ़िल्टर है, इस फिल्टर से फ्लो होकर के चला जाता है। ठीक है, दिस आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनको स्टेजेस में रिमूव किया जाता है। सबसे पहली जो इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज, जो ऊपर वाली जो फ्लोट हो रही होती है, उसको रिमूव किया जाता है बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सो ऊपर का जितना भी वाटर लेयर है जिसमें जो है ऐसी डेब्रीज है जो फ्लोट होती रहती है, फिर उस वाटर को जो है फिल्टर किया जाता है। ठीक है, सो देन द ग्रिट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स जो नीचे बैठ जाते हैं, आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। सो जो नीचे जम गए तो उसको सेडिमेंटेशन से रिमूव कर देते, ऊपर के पानी को पास कर देते और उसको नीचे जमने देते हैं। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज। जो भी नीचे सारी चीज़ें बैठ जाती है बॉटम में, उसको प्राइमरी स्लज बोला जाता है। एंड दी सुपरनेटेंट जो है फॉर्म्स द इफ्लुएंट, और ऊपर वाला जो रहता है वो इफ्लुएंट रहता है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर जो इफ्लुएंट जो रहता है ऊपर वाला, अभी मैंने जैसे बोला कि जो ऊपर वाला जो वाटर रहता है उसको पास कर देते फिल्टर से, तो उस इफ्लुएंट को जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब क्या क्या आता है वो पढ़ते हैं। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। फिर इनको बड़े एरेशन टैंक्स में पास किया जाता है। अब एरेशन टैंक्स का क्या मतलब है? बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसके अंदर जो है एयर डाली जाती है फॉर ऑक्सीजन के लिए। ठीक, सो वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। एजिटेट करना मतलब मिक्स करना। जैसे हम कोई भी बर्तन को मिक्स करते हैं चम्मच से, बर्तन के अंदर चीज़ों को चम्मच से मिक्स करते, उसी तरह से वो टैंक के अंदर जो है एजिटेशन रहता है, मतलब एक इस टाइप वाला, ऐसे पंखे टाइप वाला रहता है। सो ये क्या करता है, उसको मिक्स करता है और एयर को पंप किया जाता है। ठीक है, दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इन फ्लॉक्स। सो जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिनको फ्लॉक्स बोला जाता है। फ्लॉक्स क्या होता है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो फंगस के फिलामेंट के साथ मिला दिए जाते हैं ताकि मैश की तरह, मैश मतलब जाली की तरह, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, उसको फ्लॉक बोला जाता है। ठीक, इसको याद रखना। वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं तो जो इफ्लुएंट रहता है उसके अंदर का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करके अपनी एनर्जी बनाते हैं। ठीक, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इससे क्या होता है? बीओडी रिड्यूस होता है इफ्लुएंट का। ठीक, सो बीओडी जो है रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वो ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी देखो, बीओडी रिड्यूस होना मतलब क्या कि देखो, जो हम अपने पास जो इफ्लुएंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उनको उतना ज़्यादा जो है ऑक्सीजन लगेगा, मतलब उतना ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करके वो उसको यूटिलाइज करेंगे। तो हम जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, राइट। तो अगर मैटर कम होगा तो उसको ऑक्सीजन कम लगेगा। तो वही अगर बीओडी कम होता है मतलब जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट मैटर उसके अंदर कम है, ठीक। दी सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड। जब तक बीओडी कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in water. So BOD ये बताता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कितना रेट मतलब कितने टाइम में जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर BOD ज़्यादा होता है मतलब रेट ज़्यादा होता है तो मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वाटर के अंदर वो ज़्यादा है, और अगर BOD कम है तो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वाटर में वो कम है, ठीक है। सो द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज़ पोल्यूटिंग पोटेंशियल। सो जितना ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा पोल्यूशन रहता है वाटर में। So once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. ठीक है, जैसे ही जो BOD टेस्ट को मतलब BOD रिड्यूस करके इफ्लुएंट को जो ऊपर का जो पानी रहता है उसको आगे जैसे ही पास किया जाता है तो वो एक सेटलिंग टैंक में जाता है, जहाँ पे क्या होता है नीचे जो है बैक्टीरियल फ्लॉक्स रहते हैं, वही हमने जो पढ़ा फ्लॉक वो नीचे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं पानी में से जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करते हैं। सो दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज, और इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व द इनोक्यूलम। फिर यही थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज का पार्ट जो है वापस जो है किसके अंदर डाला जाता है, एरेशन टैंक के अंदर डाला जाता है, ताकि वहाँ भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाए और इनोक्यूलम की तरह काम करे। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एज अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इसको जो है ये जितना भी पूरा पार्ट है स्लज वाला इसको अब किस में डाला जाता है, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है। सो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो ग्रो करते हैं अनएरोबिकली, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और डाइजेस्ट दी बैक्टीरिया एंड दी फंजाई इन द स्लज, और जो स्लज के अंदर की जो बैक्टीरिया फंजाई है ये उनको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसी प्रोसेस के दौरान, डाइजेशन वाली प्रोसेस के दौरान जो बैक्टीरियाज रहते हैं अनएरोबिक बैक्टीरियाज वो गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो ये जो गैसेस है वो क्या बनाती है, बायोगैस बनाती हैं, एंड कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ की जाती है एज इट इज़ इनफ्लेमेबल, मतलब उसमें आग लगती है, ठीक है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज़ जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। फिर ये जो इफ्लुएंट रहता है ये इतना साफ़ रहता है कि हम इसको जो है रिवर में और दूसरी जो वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाटर को, ठीक। सो एन एरियल व्यू ऑफ द सच प्लांट इज शोन। फिर इसका जो एक डायग्राम में इसका एरियल व्यू, ये देखो ये इस तरह से ऊपर से इस प्लांट का पूरा व्यू दिखाया गया है, ठीक है। सो यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प करता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दिस मैथडोलॉजी हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर दैन अ सेंचुरी नाउ। एक सेंचुरी से जो इसको प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब 100 सालों से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बिन एबल टू रिवाइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो ये माइक्रोबियल ट्रीटमेंट को हटा करके हम यूज़ कर सकें वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए। सो यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज़ के बढ़ने की वजह से सीवेज इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटी। सीवेज सबसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है पहले के कंपेयर में। सो हाउ एवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज़ नॉट इंक्रीज्ड इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज़। लेकिन अभी भी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए कि इतना सारा सीवेज को जो है वो ट्रीट कर सकें। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज़ ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर्स। इसलिए जो अनट्रीटेड रहता है ज़्यादातर रिवर्स में डाला जाता है, जिसकी वजह से रिवर पोल्यूट हो जाती है। सो इंक्रीज करती वाटर बॉर्न डिजीज़, इसीलिए जो वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। सो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। सो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट,
सो उन्होंने इनिशिएट किया है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जिसमें क्या करते हैं देखते हैं। टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। सो पोल्यूशन होने से हमारी जो ये अच्छी रिवर्स है उनको हम बचाएंगे, ठीक। सो अंडर दिस प्लान्स इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज्ड इन द रिवर्स। सो इसके प्लान के अंडर हम क्या करेंगे, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो सीवेज है उसको ट्रीट करके फिर उसको रिवर में डाला जाएगा। सो अ विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। सो कभी भी तुमको अगर अपने घर के आसपास अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो तो प्लीज़ वहाँ विजिट करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी और समझ आएगा कि किस तरह से जो है ये सारी प्रोसेस की जाती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक। फिर आते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस किस तरह से प्रोड्यूस होता है। सो बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का होता है, मतलब बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। सो प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल, और उसको फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है क्योंकि वो फ्लेमेबल होता है, ठीक। सो यू हैव लर्नड दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सो हमको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के टाइम पे बहुत डिफरेंट तरह की गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, इस टाइप के। The type of the gas produced depends upon the microbes and the organic substrates they utilize. So कौन सा organic substrate utilize कर रहे हैं और कौन सा micro organism है उस पर depend करता है कि कौन सी gas produce होगी. So in the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. So हमने जितने भी जो fermentation वाली चीज़ें दिखी उसमें सबसे बड़ा मतलब सबसे मेजर गैस प्रोड्यूस हो रहा था वो था CO2 हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड. सो हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो अनएरोबिकली, सो जो अनएरोबिकली ग्रो करते हैं मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है या फिर बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सो वो बैक्टीरियाज किस पे ग्रो करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और CO2 और H2 ये दोनों चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं. और मेनली ये जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं ये गट में प्रेजेंट रहते हैं, गाय भैंस जैसे जो एनिमल्स रहते हैं उनकी गट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. सो दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मीथैनोजेंस और इनको मीथैनोजेंस भी बोला जाता है या फिर कॉमन नेम है मीथैनोबैक्टीरियम, ठीक है. सो दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन दी अनएरोबिक स्लज, जो हमने सीवेज वाला पढ़ा तो ये अनएरोबिक स्लज सीवेज ट्रीटमेंट के अनएरोबिक स्लज वाले इसमें पाए जाते हैं. सो दिस बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन रूमन, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल. सो कैटल के स्टमक का जो एक पार्ट होता है रूमन, उसके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. सो लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमन. सो रूमन में क्या होता है ना, बहुत सारा सेलुलोजिक मटेरियल, क्योंकि गाय भैंस क्या खाते हैं, घास खाते हैं, घास के अंदर दैट इज प्लांट्स खाते हैं ऑब्वियसली. सो प्लांट्स हैव द सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, तो उनके अंदर ढेर सारा सेलुलोज प्रेजेंट रहता है पेट के अंदर, जिसको ये डिग्रेड करते हैं, ठीक है, मिथेनोजेंस और मीथेन बनाते हैं. सो इन ह्यूमन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन दी ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज का ब्रेक डाउन करते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल. ऑब्वियसली उसको डिग्रेड करके उससे ग्लूकोज मतलब सेलुलोज को डिग्रेड करके ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं, ये प्रोसेस होती है. सो डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट दी सेलुलोज प्रेजेंट इन फूड्स? नो, वी कैन नॉट डाइजेस्ट. वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट? क्योंकि हमारे पास ये जो मिथेनोजेंस है वो हमारी गट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए जो है हमारे गट में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है. सो दस दी एक्सक्रीटा, जो डंग रहता है कैटल का, कॉमनली कॉल्ड गोबर, इज रिच इन दिस बैक्टीरिया. सो गोबर में ढेर सारे मिथेनोजेंस प्रेजेंट रहते हैं. डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस. इसीलिए इसको गोबर को यूज़ करके क्या किया जाता है, बायोगैस बनाया जाता है, जिसको गोबर गैस बोलते हैं. सो द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक. सो एक कॉन्क्रीट का टैंक रहता है 10 से 15 फीट डीप रहता है. सो इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड. सो जो बायो वेस्ट इट मीन्स यही गोबर, उसको कलेक्ट किया जाता है. एंड स्लरी ऑफ डंग इज़ फेड, और ये डंग भी डाला जाता है, ठीक है. सो अ फ्लोटिंग कवर इज़
फिर उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगाया जाता है, ठीक है। सो इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये सब सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करती जाएगी, वैसे वैसे जो है गैस बनती जाएगी, गैस बनती जाएगी तो उसके ऊपर जो है वो राइज मतलब गैस ऊपर की तरफ आती जाएगी। सो द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। फिर वो जो बायोगैस जो बनती रही वो एक पाइप के थ्रू जो है नियर बाय हाउसेस में, आजू बाजू के हाउसेस में सप्लाई होती रहेगी, ठीक है। दी स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। फिर वो बचा हुआ जितना भी स्लरी होगा उसका, ठीक है, बचा हुआ जितना भी मिक्सचर होगा उसको क्या है एक दूसरे पाइप से निकाला जाता है और उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। सो कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। सो देखो ओबियसली जहाँ पे रूरल एरियाज जहाँ पे ज़्यादा कैटल्स है वहीं पर जाइए हम लोग बायोगैस ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ड इन रूरल एरियाज, इसीलिए रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग और कुकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट फिगर 8.8, देखो यहाँ पे बायोगैस प्लांट का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। सो ये डाइजेस्टर, यहाँ पे पूरी वो स्लरी डाली है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है जो इसको डाइजेस्ट करेंगे। यहाँ से डालेंगे हम, यहाँ से डालेंगे, ठीक। सो यहाँ से डंग डालेंगे मतलब काउ डंग डालेंगे, वाटर डालेंगे, जो यहाँ पास होगा यहाँ पे उसका सारा माइक्रोबियल डाइजेशन होगा। माइक्रोबियल डाइजेशन होकर के जो गैस होगी, गैस इस तरह से ऊपर आती जाएगी तो इस पाइप के थ्रू जो है वो बाहर चली जाएगी। फिर उसके बाद जो है बचा कुचा हुआ जो है वो इस पाइप के थ्रू निकाल दिया जाएगा और इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है, ओके। सो द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। सो इंडिया में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और किसने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दोनों के नाम याद रखना, इन दोनों ने इसको डेवलप किया था। इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन विलेज और नियर विलेज इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ़ देयर आर एनी बायोगैस प्लांट्स नियर बाय। देखो अगर विलेज में रहते हो या फिर तुम्हारा स्कूल विलेज में, तो अपने आजू बाजू देखो कि अगर कोई बायोगैस प्लांट हो तो वहाँ जाके तुम विजिट करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स में माइक्रोब्स, ठीक है। सो बायो कंट्रोल जो है रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट। सो बायो कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके हम प्लांट पर जो डिजीज़ और पेस्ट होते हैं हम उसको कंट्रोल करें। सो इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स। सो आजकल में क्या होता है केमिकल्स को यूज़ करके हम ज़्यादा करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करके ज़्यादा होता है। सो दिस केमिकल्स आर टॉक्सिक, ये केमिकल्स टॉक्सिक होती है और एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। सो एंड हैव बीन पोल्यूट भी करती है हमारे एनवायरनमेंट को, जैसे सॉइल को, ग्राउंड को, वाटर को, हर तरह के एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट करती है। फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, प्लांट सबको ये पोल्यूट करती है और हार्मफुल भी होती है। सो आवर सॉइल इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू ओवर यूज़ ऑफ विडीसाइड्स टू रिमूव वेट्स। अगर ज़्यादा विडीसाइड्स हम लोग यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, हमारी सॉइल भी जो है वो पोल्यूट हो जाएगी। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है? सो इन एग्रीकल्चर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन रादर दैन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। अब क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि हम लोग पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो लगते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे जो उन पेस्ट को खा ले, हमारे प्लांट को कुछ ना करे लेकिन जो उसके ऊपर कीड़े लग रहे हैं उस कीड़े को खा ले, ताकि हमको केमिकल्स का यूज़ ना करना पड़े। सो की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, ठीक है। सो इससे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन होगी और हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो जाएगा। द मोर वैरायटी ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। जितना ज़्यादा वैरायटी होगा लैंडस्केप का उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। द ऑर्गेनिक फार्मर, जो ऑर्गेनिक फार्मर होगा, देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स that are sometimes called as pests are not eradicated but instead are kept manageable levels by complex systems of checks and balances with living and vibrant ecosystem। हम क्या कर रहे हैं ना, जो पेस्ट है ना, सो पेस्ट का टोटल इरेडिकेशन मतलब टोटल नहीं हटा रहे, उसका अमाउंट जो है एकदम लिमिटेड अमाउंट में रख रहे हैं,
हम इन सब चीज़ों को मैनेज करें कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। देखो इकोसिस्टम जो होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी कह दो या इकोसिस्टम, तो हम उसको एक मैनेज कर रहे हैं लिविंग सिस्टम को, ठीक है। सो कॉन्ट्ररी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच ऑफन यूज केमिकल मेथड्स टू किल बोथ यूजफुल। अभी क्या होता है, जो केमिकल मेथड्स में क्या होता है ना, दोनों यूजफुल और हार्मफुल पेस्ट जो रहते हैं दोनों मर जाते हैं, ठीक है। सो एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली। This is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। इससे एक और चीज़ क्या होगी, इससे ये चीज़ होगी कि हमको इंटरेक्शन पता चलेगा। जो हमने इकोसिस्टम में पढ़ोगे तुम लोग, वेब होता है ना, जो फूड चेन, फूड वेब, तो इस तरह का एक इकोसिस्टम का जो फूड वेब होता है वो हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जो है एक पेस्ट है, ठीक है, ये एक पेस्ट है, तुमने इसको मार दिया, और एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है जो इस पेस्ट के ऊपर फीड करता था, तो ये पेस्ट मर गए, तो ये जो इंसेक्ट है ये भी मर गया जो तुमको ज़रूरी था कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को जो है लिमिटेड अमाउंट में रखेंगे ताकि जो हमारे ये बेनिफिशियल है ये भी हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में रहे, ठीक है। So the organic farmer holds to view that the eradication of the creatures that are often described as pest is not possible। तो हम क्या करेंगे, जो पेस्ट है, जो क्रीचर है, उसका पूरा इरेडिकेशन नहीं करेंगे, उसको पूरी तरह से नहीं हटाएंगे, बट ऑल्सो undesirable। So for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर वो जो मैंने अभी जो एग्जांपल समझा है सेम वही, कि अगर तुम पेस्ट को हटा देते हो तो वो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट जो उस पेस्ट को खाएगा, अगर पेस्ट ही सारे मर गए तो वो बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हमको चाहिए होगा वो भी तो मर जाएगा, वो भी तो उसकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम उसको कंट्रोल में रखेंगे। सो दस द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। सो बायो कंट्रोल मेजर से क्या हो जाएगा, टॉक्सिक केमिकल और पेस्टिसाइड्स पे हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा। So an important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field predators as well as pests। ठीक है। सो बायोलॉजिकल फार्मिंग में क्या होता है ना कि हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है। सो बहुत सारे जो प्रेडिटर्स होते हैं, पेस्ट होता है, उनकी लाइफ साइकिल कैसी है, वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में फेमिलियर होना, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानना। देखो उनकी लाइफ साइकिल भी जानना, उनके पैटर्न ऑफ फीडिंग्स जानना, उनके हैबिटेट्स को जानना। सो ये सब जानने के बाद जो है हम बायोलॉजिकल फार्मिंग कर सकते हैं। दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल, जिसके थ्रू जो है हम अच्छे से बायो कंट्रोल के मीन्स बना सकते हैं। द वेरी फेमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। अब हमारे पास एक बीटल है जो रेड और ब्लैक मार्किंग वाला जो होता है बीटल, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, उसको टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं। द लेडी बर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। सो ये जो तीनों जो है इस पर, तो सो ये जो तीनों जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। सो कौन सा, लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाइज जो है वो सबसे मतलब वो क्या है, यूज़ किए जाते हैं एफिड्स और मॉस्किटोज। ये जो तरह के इंसेक्ट्स हैं ये इनको खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई ज़रूरी, क्योंकि मॉस्किटोज और एफिड्स को खाते हैं। सो एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in order to control butterfly caterpillars is bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT। अगर बटरफ्लाई कैपिलरीज को अगर हमको कंट्रोल करना है तो एक बैक्टीरिया होता है, बायो कंट्रोल एजेंट में एक बैक्टीरिया आएगा जिसको बोला जाता है बैसिलस थोरेंजिनेसिस बीटी बैक्टीरिया, ठीक। हम जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे हम। सो ये क्या करता है, दिस आर अवेलेबल इन सैशेट्स एज ड्राई स्पोर्स। इनके स्पोर्स अवेलेबल रहते हैं, उसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ और स्प्रे किया जाता है वल्नरेबल प्लांट्स, मतलब जिसको इन्फेक्शन हुआ है प्लांट्स को, उनको उसके ऊपर डाला जाता है, सच एज ब्रासिकेसिया एंड फ्रूट ट्रीज के ऊपर। सो वेयर दिस आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वे। सो उस प्लांट को जैसे ही प्लांट के ऊपर डाला तुमने, ठीक है, सो एक लीफ है, लीफ को खाया एक लार्वे ने, लार्वा मर जाएगा। कैसे मरेगा, द गट ऑफ लार्वा। सो जो लार्वा होगा उसका गट में द टॉक्सिन इज रिलीज्ड, फिर जो उसका टॉक्सिन होगा, जो बैक्टीरिया के अंदर का जो टॉक्सिन रहता है वो लार्वे के गट में रिलीज हो जाता है एंड द लार्वा गेट किल्ड, और मर जाता है। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स। सो ये बैक्टीरियल डिजीज से जो है कैटरपिलर्स जो है वो मर जाएंगे, ठीक है।
बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, दूसरे इंसेक्ट्स जो है वो अनहार्म्ड रहेंगे, मतलब दूसरे इंसेक्ट्स को कुछ नहीं होगा. सो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स जो डेवलप हुए लास्ट डिकेड में, उसकी वजह से, और साइंटिस्ट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बैसिलस थोरेनजेनेसिस टॉक्सिक जीन्स इनटू प्लांट्स. ठीक है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम जो भी थोरेनजेनेसिस का जो टॉक्सिक जीन्स हैं वो प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसी जो इंसेक्ट पेस्ट है वो जैसे ही प्लांट को खाएगा वो मर जाएगा. सो प्लांट जो है रेसिस्टेंट हो जाएगा उस इंसेक्ट के लिए. सो बीटी कॉटन इज़ वन सच एग्जाम्पल विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री. ठीक है, इसको हम 10th चैप्टर में और पढ़ेंगे. सो अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज़ द फंगस. एक और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है जिसको यूज़ किया जाता है प्लांट डिजीज में, उसको बोला फंगस है, जिसको बोला जाता है ट्राइकोडर्मा. सो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो है फ्री लिविंग फंजाई रहती है, जो कि बहुत कॉमन रहती है रूट इकोसिस्टम, मतलब रूट्स में पाई जाती है. ठीक है, सो दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस, जो बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस का इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है. सो बैक्यूलो वायरस एक और है जो पैथोजेंस रहते हैं जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को. ठीक है, सो एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. सो बैक्यूलो वायरस इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं, बट वो हमें या प्लांट को नुकसान नहीं देते हैं. सो द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के जीनस वाले बैक्यूलो वायरस यूज़ किए जाते हैं. सो दिस वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक. सो ये स्पीशीज स्पेसिफिक रहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब ज़्यादा स्पीशीज़ या ज़्यादा प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते, सॉरी ज़्यादा इंसेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते. इंसेक्टिसाइडल रहते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को मार देते हैं. सो इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस इस तरह से. ठीक है, सो दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट. मतलब जो उनका टारगेट इंसेक्ट है वो सिर्फ उन्हीं को मारेंगे, बाकी किसी पर कोई असर नहीं दिखाते, ना हम पे, ना प्लांट्स पे, ना किसी और पे. दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. देखो पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या है ना, हमारा एम क्या है कि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं हम बस उन्हीं को टारगेट करें और उन्हीं को मारे, लेकिन जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है वो वैसे ही बचे रहे. ठीक है, सो और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, या फिर जब भी कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे ऑलरेडी कोई एक इंसेक्ट का प्रजाति कम है, कोई एक इंसेक्ट की स्पीशीज़ कम है, तो इस ऐसे में अगर हमको ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट डाल दे जो सभी इंसेक्ट को मार दे तो वो तो गलत हो जाएगा. ठीक है, सो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. हमारे लाइफस्टाइल की वजह से एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है. द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं टू मीट द एवर इंक्रीजिंग, सो एवर इंक्रीजिंग डिमांड. बहुत इंक्रीज़ हो रही है डिमांड, किसकी, एग्रीकल्चर की इंक्रीज़ हो रही है. सो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो क्या हो रहा है, सॉरी पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, सो एग्रीकल्चरल डिमांड की वजह से. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers and there is large pressure to switch to organic farming. So अब हम जानते हैं कि ओवर यूज़ करना केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से जो है उस पर क्या हो रहा है, उससे नुकसान ही हो रहा है. इसलिए हम स्विच हो रहे हैं किस पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे. अब बायो फर्टिलाइज़र्स होते क्या है, सो बायो फर्टिलाइज़र्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब माइक्रोब्स होते हैं जो कि एनरिच होते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो कि क्या करते हैं, एनरिच करते हैं, मतलब सॉइल की जो है क्वालिटी को बढ़ा देते हैं. द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया है. सो यू हैव स्टडीड अबाउट दी मॉड्यूल्स ऑन रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस. सो जो नॉड्यूल्स रहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट के रूट्स पे, ठीक है, वो जो है उसके अंदर कौन रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है, किसका रहता है, राइजोबियम का रहता है. सो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. ठीक है, सो दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के ऑर्गेनिक फॉर्म में, मतलब सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है ताकि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को ले सके. तो इस तरह काम करता है बायो फर्टिलाइजर विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट. सो अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विथ फ्री लिविंग इन सॉइल. देखो सॉइल के अंदर फ्री रह करके भी वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. उसके एग्जांपल है हमारे पास एजोस्पाइरिलम में एजोबैक्टर है जो कि एनरिचिंग रहते हैं नाइट्रोजन कंटेंट
जो कि सॉइल के अंदर का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं, ठीक है। सो फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विद प्लांट्स, जिसको बोला जाता है माइकोराइजा बोला जाता है। सो मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। सो जीनस ग्लोमस के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो माइकोराइजा बनाते हैं, ठीक है। सो माइकोराइजल एसोसिएशंस बनाते हैं। द फंगल सिम्बायोंट इन दिस एसोसिएशंस एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू प्लांट। फंगस क्या करती है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके जो है सॉइल से फॉस्फोरस को लेकर के प्लांट को पहुंचा देती है। सो प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशंस शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। तो फंगस की वजह से क्या होता है, रूट बॉर्न पैथोजेंस नहीं आते हैं, मतलब रूट पर जो है पैथोजेंस हमला नहीं करते। टॉलरेंस होता है सैलिनिटी के लिए, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है सॉइल में तो भी वो ज़िंदा रह सकता है प्लांट। अगर ड्रॉट मतलब पानी की भी कमी है तो भी रह सकता है, क्योंकि फंगस जो है पानी लेके प्लांट को देगा। एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कैन यू टेल मी एडवांटेज फंगस डेव फ्रॉम दिस एसोसिएशन। अब फंगस को क्या एडवांटेज होता है, फंगस को एडवांटेज ये होता है कि फंगस को पहले मिलता है प्रोटेक्शन, ठीक है, और फंगस को रहने की जगह मिल जाती है। सो लिविंग स्पेस एंड प्रोटेक्शन, ये दो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो साइनोबैक्टीरिया जो रहता है वो ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स रहते हैं, ऑटोट्रोफिक, ठीक है, मतलब खुद अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स रहते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों में पाए जाते हैं, जो कि फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। सो जो पैडी फील्ड्स होते हैं, जो चावल के जो फील्ड्स रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो है सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। वहाँ साइनोबैक्टीरिया सबसे ज़रूरी बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्जे जो है साइनोबैक्टीरिया ही होता है वो। ऑल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। सो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। सो करेंटली इन आवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड farmers use this regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependency on chemical fertilizers। इसका ये मतलब है कि हमारे कंट्री में बाज़ार में हमारे पास जो है बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सॉइल के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है वो वैसे ही बरकरार रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स उल्टा और बढ़ते हैं, जिससे यील्ड बढ़ता है, जो उनकी खपत होती है वो बढ़ती है, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स पर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। और कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने चाहिए, कम से कम पोल्यूशन करना चाहिए। सो एनवायरनमेंट को जितना हो सके उतना साफ़, स्वच्छ और अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो कर रहे हैं उनका काम, लेकिन हमें भी हमारा काम करना चाहिए, ठीक है। सो ये चैप्टर यही तक का था, ये फिनिश हो जाता है चैप्टर। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। सो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट में, ठीक है।